हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे वो यहीं पर याद भी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, काफी ही महत्वपूर्ण है। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। यहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपको अंतर लिखना है। तो बिल्कुल हम जैसे लिखे हैं आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है। एक बगल आपको निकट दृष्टि दोष लिखना है और दूसरे बगल आपको यहाँ पे दूर दृष्टि दोष लिखना है और एक एक करके आपको अंतर यहाँ पे बता देना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला अंतर निकट दृष्टि दोष का। यहाँ पे पहला देख लीजिए, इस दोष में मनुष्य निकट की वस्तु देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष जब किसी को हो जाता है तो वो निकट की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु वो नहीं देख सकता। दूर दृष्टि दोष में देख लीजिए, इस दोष में मनुष्य दूर की वस्तु देख सकता है, निकट की नहीं देख सकता। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाए तो वो दूर की वस्तु को देख पाएगा, निकट की वस्तु को देख नहीं पाएगा। तो ये रहा पहला अंतर। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा अंतर। दूसरा अंतर है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से आगे ही बन जाता है। और यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में देख लीजिए, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनना चाहिए, तो रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन जाता है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा अंतर। यहाँ पे देखिए तीसरा अंतर, इसमें आंख की गोलाई बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो आंख की गोलाई होती है वो बढ़ जाती है। दूर दृष्टि दोष में देख लीजिए क्या होता है, इसमें आंख की गोलाई कम हो जाती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो आंख की गोलाई होती है वो कम हो जाती है। चौथा देख लीजिए, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अगर आपको दूर करना होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा हमारा निकट दृष्टि दोष और यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में अंतर, जो काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे आप लोग लिख लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि अगर ये प्रश्न आए बोर्ड एग्जाम में तो आप वहां पे बना सकें। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ लेता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह बहुत कम यहाँ पे कोमल और नरम होता है। जो यहाँ पे शुद्ध सोना होता है, यानी जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बहुत ही कोमल और नर्म होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। और जो यहाँ पे 24 कैरेट का सोना होता है उससे हम लोग आभूषण यानी गहने नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यह बहुत ही नर्म होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है। यहाँ पे देखिए सोना जो होता है इसे कठोर बनाने के लिए इसमें हम क्या मिलाते हैं, तांबा या चांदी। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो तांबा या चांदी में से कोई एक आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इसे कठोर बनाने के लिए तांबा या चांदी मिलाया जाता है ताकि आभूषण बन पाए। जब शुद्ध सोना में अगर हम तांबा या चांदी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और उसे आप आसानी से क्या करेंगे, अब आप आभूषण बना सकेंगे, यानी गहने आप बना सकेंगे। हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। जो अपना देश है भारत, इसमें अगर यहाँ पे सोना से आभूषण बनाने हैं यानी गहने बनाने हैं तो उसमें कितना कैरेट सोना का उपयोग होता है, तो 22 कैरेट यहाँ पे सोना का प्रयोग किया जाता है। 22 कैरेट का क्या अर्थ हुआ, जिसका अर्थ है 22 भाग सोना तथा 2 भाग
तांबा या चांदी मिलाई जाती है। क्या किया जाता है कि 22 भाग यहाँ पे सोना लिया जाता है और 2 भाग इसमें क्या कर दिया जाता है, तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तांबा या चांदी किस लिए मिलाया जाता है, क्योंकि ये कठोर हो जाए और इससे आभूषण क्या हो जाए, बन जाए। तो ये रहा 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं इसका आंसर, जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? जो रेलवे का सिग्नल होता है वो लाल रंग का होता है क्यों, आपको यहाँ पे बताना है। और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सभी रंगों से क्या होता है, अधिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो जो बैगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। जिस रंग का जितना ही ज्यादा तरंगदैर्ध्य होगा, यानी जितना ही अधिक तरंगदैर्ध्य होगा, उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। प्रकीर्णन कम होने का मतलब कि वो रंग उतना ही कम फैलेगा, यानी जब कम फैलेगा तो वो एक जगह पे इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे देखिए, जिसके कारण लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलता है। जब यहाँ पे प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा तो वो रंग बहुत ही कम फैलेगा। जब यह रंग कम फैलता है तो कुएं या धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। जब प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा तो जो ये लाल रंग है वो बहुत ही कम फैलेगा। जब कम फैलेगा तो वो रंग एक ही जगह पे इकट्ठा होगा, और जब ये रंग बहुत ही कम फैलेगा, एक ही जगह पे रहेगा, तो ये कुएं या धुएं कहीं से भी आप देखिए इसे स्पष्ट आप देख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है, या खतरे का जो संकेत होता है वो भी कैसा होता है, लाल रंग का ही होता है। तो इसे आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम में यहाँ पे क्या करना है, अंतर लिखना है। तो फिर आपको क्या करना है, एक बगल आपको जाइलम लिखना है और दूसरे बगल आपको यहाँ पे फ्लोएम लिखना है, और एक एक करके अंतर यहाँ पे लिख देना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला अंतर है कि जाइलम निर्जीव ऊतक है। जो जाइलम है वो कैसा ऊतक है, तो निर्जीव ऊतक है। और फिर यहाँ पे देखिए फ्लोएम एक सजीव ऊतक है। जो फ्लोएम है वो कैसा ऊतक है, तो यहाँ पे सजीव ऊतक है। तो यहाँ पे पहला अंतर स्पष्ट हो गया कि जाइलम जो है वो निर्जीव ऊतक है और जो फ्लोएम है वो कैसा ऊतक है, तो सजीव ऊतक है। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा अंतर, यह जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण जो होते हैं उसको कहाँ से, या कि ये क्या करता है, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी ये किसका परिवहन करता है, जल और खनिज लवण का ये क्या करता है, परिवहन करता है। फ्लोएम देखिए, यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ बनता है तो पत्तियों के द्वारा क्या करता है, पत्तियों द्वारा जो तैयार भोजन होता है उस भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देख लीजिए, जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है। जो जाइलम होता है वो पेड़ पौधों में यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ में गति करता है। जो फ्लोएम होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ में गति करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे 3 महत्वपूर्ण अंतर। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है और ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको भी लिख के काफी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि ऐसा प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है जो काफी ही महत्वपूर्ण है। ये भी काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए, मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मनुष्य के आमाशय में HCl यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है वो कैसे कार्य करता है, आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। जो आमाशय की भित्ति होती है
भित्तियां होती हैं उसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि उपस्थित होती है और उसी जठर ग्रंथि से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल क्या होता है, उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या करता है कि एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। जो पेट में भोजन होता है उसको क्या करता है, यह सड़ने से बचाता है और यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है कि भोजन के द्वारा आए जो जीवाणु होते हैं उन्हें क्या करता है, ये नष्ट करता है। और यहाँ पे देखिए आगे क्या करता है, भोजन में उपस्थित Ca यानी कैल्शियम को कोमल बनाता है। जो भोजन में उपस्थित Ca होता है, कैल्शियम होता है, उसको क्या करता है, कोमल बनाता है। यह पाइलोरिक छिद्रों को खोलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। जो पाइलोरिक छिद्रें होती हैं उसे क्या करता है, खोलने और बंद होने पर यह क्या करता है, नियंत्रण रखता है। और ये देखिए, और ये क्या करता है, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में लाता है। जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उसको क्या करता है, ये सक्रिय अवस्था में लाता है। तो ये था यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल का यहाँ पे कार्य जो काफी महत्वपूर्ण है। क्या क्या कार्य है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न कहाँ से होता है, तो जो अमाशय की भित्ति होती है उसमें होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है और ये क्या करता है कि एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है और जो पेट में भोजन होता है उसे सड़ने से बचाता है। ये पहला कार्य हो गया। और दूसरा कार्य क्या होता है, यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और भोजन में जो उपस्थित Ca यानी कैल्शियम होता है उसको क्या करता है, कोमल बनाता है यानी मुलायम बनाता है। और यहाँ पे देखिए अगला क्या है, यह यहाँ पे अगला क्या है, यह पाइलोरिक यहाँ पे छिद्रों को खोलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। और यहाँ पे लास्ट कार्य इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में लाता है। जो एंजाइम निष्क्रिय हो गए हैं उनको क्या करता है, दोबारा यह सक्रिय अवस्था में लाता है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का कार्य जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसमें जो भी प्रश्न आपको करवाया गया है वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न अगर आप स्किप कर दिए होंगे तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।